प्यारे विद्यार्थियों, ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से आपसे एक बात मुझे कहनी है। मेरे वीडियोस का लाभ अधिक से अधिक कैसे उठाया जाए, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, कृपया करके चलते फिरते घूमते फिरते इस वीडियोस को नहीं देखें। आप उसी प्रकार से बैठें जिस प्रकार से अध्ययन के लिए बैठते हैं, अर्थात आपका पेन, नोटबुक, बुक लेकर के बैठें। जैसे ही मेरा एक बिंदु खत्म होता है, उसके नोट्स आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए। फिर इसको समझिए कि क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है। अगर नहीं तो उतनी ही बात फिर से रिवाइंड करके देखिए। इसी प्रकार से हर बिंदु को आगे बढ़ाइए। जब समस्त बिंदु आप समझ लें, उसको नोटबुक में लिख लें, तो पुनः एक बार वीडियो को रिवाइंड करके पूरा देखिए कि कहीं कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो पुनः समझिए। इस प्रकार से अगर आप मेरे वीडियोस को समझेंगे, देखेंगे, तो मेरे वीडियोस का बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आधारभूत लेखांकन अवधारणाएं, और आज हम प्रारंभ करेंगे लेखांकन परंपराएं भी। तो आइए हम लोग समझते हैं लेखांकन के सिद्धांत। लेखांकन की आधारभूत अवधारणाओं में अंतिम अवधारणा को हम समझते हैं, और ये अवधारणा है उपार्जन अवधारणा, एक्रूल कंसेप्ट। आपको ध्यान होगा तो यह बिंदु पहले भी हम समझ चुके हैं लेखांकन के आधार में। आइए पुनः समझते हैं इसको। यह एक अवधारणा है। देखिए, उपार्जन की अवधारणा के अनुसार आय तथा व्यय को उस वर्ष से संबंधित माना जाता है। जिस वर्ष में वह अर्जित आय है तो अर्जित, और अगर व्यय है तो देय हो चुका, अर्थात ड्यू हो चुका है। बहुत ही सरल शब्दों में बात कही गई है कि चाहे आय हो चाहे व्यय हो, उसको उस वर्ष से संबंधित माना जाए जिस वर्ष में आय अर्जित हो गई है या व्यय देय हो चुका है। इसको समझते हैं उदाहरण के द्वारा। पहला उदाहरण समझते हैं आय का, रेवेन्यू। चालू वर्ष का कमीशन 2800 रुपये, जैसा कि शब्द काम में लिया गया है। चालू वर्ष मतलब इस वर्ष का लेखा वर्ष। इस वर्ष के लेखा वर्ष में हमने किसी कार्य के लिए 2800 रुपये का कमीशन कमा लिया, लेकिन हमें कमीशन नगद कितना प्राप्त हुआ? 2000 रुपये। तो ऐसी स्थिति में 800 रुपये का कमीशन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमने अर्जित कर लिया है। तो चालू वर्ष के लाभानी खाते में तो चालू वर्ष के लाभानी खाते में कितनी इनकम दिखाई जाएगी? देखिए, तो चालू वर्ष की आय आप समझ चुके होंगे कि वह आय जो अर्जित हो गई है तो उसे लेखा वर्ष में दिखाया जाना है। तो इस प्रकार से चाहे हमें 2000 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ है, लेकिन हम कुल कितना कमीशन दिखाएंगे? 2800 रुपये। 2000 नगद प्राप्त हुआ और 800 रुपये अर्जित हो चुका है, अतः कुल 2800 रुपये इस वर्ष की आय मानी जाएगी और लाभानी खाते में दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं व्यय का। चालू वर्ष का किराया, रेंट 3000 रुपये प्रति माह। ध्यान सुनिए, जो रेंट है वह 1 महीने का 3000 रुपये है। हमने रेंट चुकाया कितना? 30,000 रुपये। अब आप समझ सकते हैं कि 3000 रुपये प्रति माह का मतलब ये हो गया कि 1 महीने का 3000, तो 12 महीने का किराया होना चाहिए कितना? 36,000। जबकि हमने किराया कितना चुकाया? 30,000। तो बकाया किराया कितना हुआ? 6,000। 2 महीने का किराया अभी चुकाना बाकी है। अब आपको बताना यह है, इस वर्ष के
लाभ हानि खाते में कितना किराया दिखाया जाएगा या इस वर्ष का किराए का खर्चा कितना है। सोचिए जरा इस बारे में। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चालू वर्ष का जो व्यय है वो कहलाएगा 36,000 रुपये, अर्थात 30,000 रुपये हमने चुका दिया है और जो 6,000 नहीं चुकाया है वह भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार से हमने बिंदु पढ़े लेखांकन की आधारभूत अवधारणाओं में 9 अवधारणाएं हमने पढ़ी। लेखांकन सिद्धांतों में अवधारणाएं समझने के पश्चात आइए अब हम समझते हैं लेखांकन परंपराएं या प्रथाएं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि परंपरा किसे कहते हैं। तो परंपरा का तात्पर्य है आम सहमति पर आधारित व्यवहार जिनका लेखांकन में पालन किया जाता है, कहलाती है लेखांकन की परंपराएं। और यही परंपराएं जब सर्वमान्य हो जाती है, अर्थात सभी इन परंपराओं को मानना प्रारंभ कर देते हैं, तो यह परंपराएं बन जाती है क्या? नियम, सिद्धांत या फिर अवधारणाओं का रूप ले लेती है। तो ऐसी ही कुछ परंपराएं लेखांकन में भी है। आइए हम समझते हैं। सर्वप्रथम परंपरा है अनुदारवाहिता या रूढ़िवाहिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यह परंपरा है अनुदारवाहिता या रूढ़िवाहिता की परंपरा। आइए समझते हैं इसको। लेखांकन में व्यवसाय में होने वाली संभावित हानियों के लिए पहले से ही तैयार रहना, लेकिन लाभ के लिए पहले से तैयार नहीं रहना, यह कहलाती है अनुदारवाहिता या रूढ़िवाहिता की परंपरा। अब समझते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। हानियों के लिए पहले से तैयार रहने का क्या तात्पर्य है और लाभ के लिए तैयार नहीं रहने का क्या तात्पर्य है। तो हानियों के लिए तैयार रहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय में कुछ हानियां ऐसी होती है जो अनिश्चित होती है। जैसे कि देखिए, संभावित हानियों के लिए लाभ में से आयोजन बनाना, किसके लिए? संभावित हानियों के लिए। अब यह हानि किस प्रकार की होती है? एक उदाहरण आपके समक्ष है, डूबत ऋण आयोजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। हम व्यवसाय में उधार माल बेचते हैं तो बनते हैं देनदार, और कई बार ऐसा होता है कि देनदारों से राशि प्राप्त नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं डूबत ऋण और इंग्लिश में कहते हैं बैड डेब्ट्स। अब ऐसी हानियां जो भविष्य में हो सकती है, वर्तमान में डूबत ऋण नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकता है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे प्रॉफिट में से कुछ राशि लेकर के ऐसी हानि के लिए एक आयोजन बनाते हैं जिसे कहते हैं प्रोविजन, और उस प्रोविजन का नाम हो गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। इसी प्रकार से और भी कई प्रोविजंस बनते हैं, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये प्रोविजंस बनते हैं संभावित हानियों के लिए, अर्थात हमने क्या किया, लाभ में से कुछ राशि लेकर के रख ली हानियों के लिए। तो इस प्रकार से हानियों के लिए हम पहले से तैयार हैं, लेकिन लाभ के लिए तैयार नहीं रहना है। अर्थात यह मान के चलें कि भविष्य में लाभ होगा और उस लाभ को पहले से ही खाते में दर्शाया जाए और अंशधारियों में या स्वामी के अंदर बांट दिया जाए, तो यह तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा जो उदाहरण इसका है वह है स्टॉक का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका मूल्यांकन लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, या बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो भी कम होगा, दोनों में से जो
कम हो पर इसका मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टॉक का मूल्य ज़्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। अब ये कैसे बढ़ते हैं ये आगे वाले अध्याय में आप समझोगे। तो प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि बढ़े हुए प्रॉफिट्स नहीं दिखाए जाएं, अन्यथा क्या होगा, उस प्रॉफिट्स को लाभांश के रूप में बांट दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्यांकन है कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दोनों में जो कम होता है उस पर दर्शाया जाता है। जैसे कि देखिए वर्ष के अंत में हमने क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया, तो मूल्यांकन करने पर मान लीजिए उसका लागत मूल्य है 1,00,000 रुपये। कितना मूल्य है? 1,00,000 रुपये। और इसी स्टॉक का मार्केट में जो प्राइस है वो मान लीजिए है 80,000 रुपये। तो यहां पर संभावित हानियों के लिए तैयार रहना, अर्थात इस स्टॉक का मूल्य मार्केट में कम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 1,00,000 पर न दिखा करके 80,000 पर क्लोजिंग स्टॉक को दर्शाएंगे। तो यह संभावित हानियों के लिए व्यवस्था करने वाली बात है और यह कहलाती है रूढ़िवादिता या अनुदारवादिता की परंपरा, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। लेखांकन परंपराओं में दूसरी परंपरा है पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आइए इसको समझते हैं। लेखांकन में व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को पूर्ण रूप से प्रदर्शन होना चाहिए, अर्थात कोई भी ऐसा तथ्य जो व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार हैं उनसे संबंधित है या व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, तो ऐसे कोई भी तथ्य नहीं छुपाए जाने चाहिए। जैसे कि इसका एक उदाहरण है संदिग्ध दायित्व। हम यह बिंदु समझ चुके हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी, अर्थात वह दायित्व जो वर्तमान में दायित्व नहीं है बल्कि इसका उत्पन्न होना भविष्य की घटना के घटित होने पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में तो प्रविष्टि होगी नहीं, और जब प्रविष्टि नहीं होगी तो लेखा पुस्तकों में भी नहीं आएगा, लेकिन इसको दर्शाना आवश्यक है। तो इसे हम कहाँ दर्शाएंगे? संदिग्ध दायित्व को चिट्ठे के बाहर, चिट्ठे के नीचे नोट के रूप में दर्शाना है कि ये संदिग्ध दायित्व व्यवसाय के हैं, जैसे कि विचाराधीन दावे, गारंटी के दायित्व आदि। इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण बात है, वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं, व्यवसाय के स्वामी, कर्मचारी, इसी प्रकार से ऋणदाता, विनियोजक, इन्वेस्टर, लेनदार, बैंक, सरकार और उपभोक्ता आदि जो व्यवसाय में हित रखते हैं के लिए जो सूचनाएं उनके लिए आवश्यक है वह सूचना का प्रकटीकरण होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि व्यवसाय की गोपनीय बातें भी प्रकट की जाए, इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है, लेकिन व्यवसाय में हित रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण बनते हैं, तो वित्तीय विवरण के अंदर लाभ हानि, आर्थिक स्थिति और अन्य बातें समस्त स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका बाजार मूल्य क्या है यह भी प्रदर्शित होना चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने कोई नीति चेंज की है, जैसे मूल्य ह्रास की नीति, तो मूल्य ह्रास का जो अगर विधि है अगर आपने परिवर्तित की है तो वह भी दर्शाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। इसका तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक व्यवहारों व घटनाओं, व्यावसायिक
व्यवहारों व घटनाओं का लेखा तुलनात्मक महत्व के आधार पर करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? अगर कोई व्यवहार या घटना ऐसी है जो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो हम उसको कम महत्व देंगे। जैसे देखिए, छोटे छोटे खर्चे, मान लीजिए छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं तो हम उसके लिए पृथक पृथक अकाउंट न बना करके एक खाता बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, विविध व्यय खाता। इसी प्रकार से बात करते हैं हम आलपिन, कागज़, कार्बन, पेंसिल आदि के लिए अलग अलग खाते बनाने के स्थान पर हम एक अकाउंट बना देते हैं स्टेशनरी अकाउंट, और वर्ष के अंत में इसको स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट के रूप में दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार से महत्वता की परंपरा में यह ध्यान रखना है कि व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं का लेखा तुलनात्मक महत्व के आधार पर किया जाना चाहिए। प्यारे दर्शकों, अब तक के सफ़र में मोर देन 3000 व्यूज़, मोर देन 300 सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लाइक्स और आपके अनमोल कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार से आप मुझे प्रोत्साहित करते रहें और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।